हेलो, हाय सभी को राम राम, राधे राधे। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जानकी क्लासेस पर सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त भी होंगे और अपनी तैयारी में भी लगे ही होंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग के लिए क्लास होने वाला है, तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सारे PYQ आपके 45 PYQ, सारे नहीं, जितने भी आपके PYQ आपके आते लघु उत्तरीय प्रश्न में आए हैं वो सारा क्वेश्चन कोशिश करी है मैंने कि प्रोवाइड करा दूँ। तो चलिए ज़रूर आप लोग पेशेंस बना के वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। हाँ, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त भी होंगे और अपनी तैयारी में भी लगे ही होंगे। चलिए आज के सेशन आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, संविधान का उद्देश्य क्या है। संविधान जो है हमारा भारतीय संविधान का मुख्य उद्देश्य एक लोकतांत्रिक समाज की स्थापना करना है जो आपकी समानता पर, स्वतंत्रता पर और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित होता है। संविधान के द्वारा नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं जैसे स्वतंत्रता, समानता, धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक अधिकार। इसके साथ ही संविधान सरकार के प्रत्येक अंग की शक्तियों और उनकी जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है जिससे कि कोई भी अंग अधिक शक्तिशाली ना हो। इसके अलावा यह भारत समाज को धर्मनिरपेक्ष, आपके सेकुलर और समाजवादी सोशलिस्ट बनाए रखने की दिशा में काम करता है। देखिए ये जो है आपका भारतीय संविधान, यहाँ पे जो दे रहा है ना कि आपका लोकतांत्रिक समाज की स्थापना करता है। ये क्वेश्चन आप लोग के PYQ में, ये जो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है बहुविकल्पी, उसमें भी पूछ चुका है और इसमें अति लघु उत्तरीय में भी पूछा है। तो ये टॉपिक ध्यान से देखते चलेगा। क्या पूछेगा आप लोगों से कि अगर भारतीय संविधान आप लोग का एकतांत्रिक है या लोकतांत्रिक, तो आपके लोकतांत्रिक संविधान जो है आप लोग का लोकतांत्रिक है और ये समानता का बात करता है, स्वतंत्रता का बात करता है, न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है हमारा संविधान। ठीक है, यहाँ कोई भेदभाव आपका नहीं होगा। ठीक है, हमारा जो आर्टिकल है और हमारे मौलिक अधिकार कितने में है, तो आप लोग बोलेंगे भाग 3 आपके, एक सेकेंड, भाग 3 में आपके, भाग 3 में आप लोग के 12 से 35 तक हम लोग क्या मौलिक अधिकार जो हमारे संविधान में, हमारे मौलिक अधिकार जो हैं 12 से 35 तक निर्धारित किएगा। ठीक है, यहाँ एक एक टॉपिक आप लोग ध्यान से देखते चलेगा। जो हमारा संविधान के द्वारा जो है नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं जिसमें स्वतंत्रता आता है, समानता आता है, धार्मिक स्वतंत्रता और आपके सांस्कृतिक अधिकार। इसके साथ ही संविधान सरकार के प्रत्येक अंग की शक्तियों को, जिम्मेदारियों को भी स्पष्ट करता है। ठीक है, जिससे कोई भी अंग अधिक शक्तिशाली ना हो। जिसके अलावा यह भारतीय समाज को धर्मनिरपेक्ष, आपके सेकुलर और समाजवादी सोशलिस्ट बनाए रखने की दिशा में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर कि 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। तो 1857 का विद्रोह का कारण आप लोग को पता होगा, मंगल पांडे इसमें मुख्य थे, आपके मंगल पांडे। और जो आप लोग के चर्बी युक्त आपके कारतूस का वो लोग यूज़ करते थे, उसी की वजह से ये जो विद्रोह है ना आपका 1857 का, और ये पहला विद्रोह माना गया था। ठीक है, तो बोल रहे कि विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था, तो चर्बी युक्त आपके कारतूस का कारण था। और ये क्या था कि विद्रोह भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ पहला संगठित प्रयास भी था जिसे भारतीयों ने स्वतंत्रता के लिए उठाया था। इसके प्रमुख कारण थे, क्या क्या थे ये भी देख लीजिए। तो ब्रिटिश सरकार ने हिंदू और मुस्लिम धार्मिक विश्वासों के खिलाफ कई कदम उठाए। उदाहरण के लिए नई राइफल कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था जो धार्मिक रूप से अस्वीकार्य था। ठीक है, यहाँ और सेकेंड बोल रहा है कि सैनिकों का असंतोष, भारतीय सिपाही जो थे जिन्हें शिपॉल्स कहा जाता था, उनकी स्थिति बहुत खराब थी, उन्हें अपमानित भी किया जाता था। थर्ड बोल रहे कि अर्थशास्त्र, ब्रिटिश शासन ने भारतीय उद्योगों को नुकसान पहुंचाया और किसानों पर अत्यधिक कर भी लगाए थे। ठीक है, राजनीतिक कारण क्या थी कि ब्रिटिश शासक ने भारतीय राजवाड़ों को समाप्त किया और उन्हें उपनिवेश बना दिया जिससे भारतीय शासकों में असंतोष फैल गया। आपके वर्ष 2019 का ये क्वेश्चन था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल आपके 1828 में आपके लॉर्ड विलियम बेटिक बने थे और रहे कितने दिन तक थे, तो 1835 तक। बेटिक ने भारतीय समाज में सुधार लाने के कई प्रयास भी करे हैं। उन्होंने सती प्रथा, जिसमें जीवित महिला को पति की चिता में जलाने की प्रथा थी, उसको समाप्त किया। भारतीय समाज में कई अन्य सुधारों को लागू किया। उनके कार्यकाल के दौरान भारतीय प्रशासन में सुधार की दिशा में कई कदम भी उठाए गए थे। आपके लॉर्ड विलियम बेटिक पे क्वेश्चन अगर आए तो आप लोग कर ले जाओगे ना, आपके 2021 का क्वेश्चन है। एक एक टॉपिक ध्यान से देखते चलेगा ताकि कोई भी कन्फ्यूजन आप लोग को ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के स्क्रीन पर, पंचायती राज प्रणाली। ये आपके
पंचायती राज प्रणाली जो था 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। आपके 73वां संविधान संशोधन को पारित हुआ था। इस संशोधन में ग्राम पंचायत समितियों और जिला परिषदों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। इसका उद्देश्य था गांवों में स्वायत्तता, लोकतंत्र और विकास को बढ़ावा देना। पंचायती राज प्रणाली के तहत स्थानीय स्तर पर लोगों को सरकार के निर्णयों में भागीदारी का अधिकार मिला था। यह प्रणाली जो था समाज के निचले वर्गों को सशक्त बनाने के लिए बनाई गई थी। और आपके 2020 में ये क्वेश्चन आया था, आपके 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 में आप लोगों को लागू हुआ था पंचायती राज प्रणाली। इस पे क्वेश्चन बनकर के आया, इसीलिए बोल रही हूँ एक एक टॉपिक ध्यान से जरूर देखते चलिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को, और कहाँ हुआ था अगर आप लोगों से पूछे तो पहला ये बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में, ठीक है। ये जो पहला है 1885 में, ये आपकी स्थापना मुंबई में, पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था, ठीक है। उसके बाद यह संगठन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। कांग्रेस की स्थापना के समय इसका उद्देश्य भारतीयों को ब्रिटिश शासन के प्रति जागरूक करना, सुधार की दिशा में काम करना था। और बाद में कांग्रेस ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू किया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह आंदोलन तेज हुआ। और आपके सन 2018 का ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के स्क्रीन पर, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस दिन जनरल डायर ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में निहत्थे भारतीयों पर गोली चलवाई। वे भारतीय द्वारा विरोध प्रदर्शन पर अंकुश लगाने के लिए वहां पर पहुंचे थे। इस घटना में सैकड़ों निर्दोष मारे गए थे। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक दुखद और महत्वपूर्ण मोड़ बनी थी। और ये आपके 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। और इसी में अगर आप लोगों से पूछे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की जो उनको उपाधि दी गई थी वो क्यों अस्वीकार किया था, तो इसी विद्रोह के बाद उन्होंने वो वापस लौटा दिया, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जो है कब लौटाई थी, तो जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ उससे बहुत ज़्यादा उनको दुख हुआ था, क्योंकि बहुत लोग निर्दोष मारे गए थे। और ये इसके बाद ये क्या किया, अपने नाइटहुड की उपाधि जो था वो लौटा दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है आपके राजस्थान, जिसका क्षेत्रफल आपके 3,42,239 वर्ग किमी। यह राज्य जो है आपके उत्तरी पश्चिम भारत में स्थित है और अपनी ऐतिहासिक धरोहर, किलों, महलों और सांस्कृतिक विविधताओं के लिए प्रसिद्ध है। आपका राजस्थान 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। राजस्थान पे अगर आप लोगों से पूछ के आए कि सबसे गर्म राज्य, मतलब आपके भारत में सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ होती है, तो आपके राजस्थान में होती है। यहाँ पे जो घर होते हैं ना, मिट्टी के लेप से और घास फूस से के घर बनाए जाते हैं ताकि ठंडे हो, ठीक है। और ये सीटेट में बहुत ज़्यादा राजस्थान पे क्वेश्चन जरूर बन करके आता है। राजस्थान, असम हुआ, इन सब पे क्वेश्चन बन करके आता है। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की स्थापना कब करी गई थी, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। यह वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को हल करने और विकासशील देशों की मदद करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है। 2021 का क्वेश्चन है। UNO से अगर आप पूछे आप लोगों से क्वेश्चन, तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। यह वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को हल करने और विकासशील देशों की मदद करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो आपके न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय अशोक स्तंभ माना जाता है, जो सारनाथ में स्थित है। यह स्तंभ जो है ना 4 सिंगों का प्रतीक माना जाता है, जो ताकत के लिए, साहस के लिए और सम्मान के लिए, सम्मान का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा जो अशोक स्तंभ के नीचे आप लोग देखे होंगे धर्म चक्र, धर्म का पहिया, जो आपकी भारतीय संस्कृति और धर्म और न्याय का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ तक आप लोग का क्लियर। देखिए ये 2019 का क्वेश्चन है। अगर आप लोगों से पूछे कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक आप लोग अशोक स्तंभ है। जो सारनाथ, जो सिंह है आप लोगों के 4, उसका अर्थ क्या है, तो ताकत, साहस और सम्मान का प्रतीक माना जाता है, ठीक है।
इसके अलावा अगर आप लोगों से पूछा अशोक स्तंभ के नीचे धर्म चक्र, धर्म का पहिया जो होता है उसका क्या प्रतीक है, तो वो भारतीय संस्कृति में धर्म और न्याय का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो लोकसभा का कार्यकाल आपके 5 वर्षों का होता है। लोकसभा भारत की संसद का निचला सदन माना जाता है। यह सीधे तौर पर जनता द्वारा चुना जाता है। अगर विशेष परिस्थितियों में सरकार अगर गिर जाए तो उसे भंग कर दिया जाता है। तो लोकसभा का कार्यकाल पहले भी समाप्त किया जा सकता है। और ये देखिए, अगर आप लोगों से पूछे कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो आप लोग बताएंगे 5 वर्ष का। लोकसभा भारत की संसद का निचला सदन माना जाता है। और यह जो होता है आपकी भारत संसद का, यह सीधे तौर पर जनता द्वारा, जैसे आप लोग सुने होंगे, जैसे आप लोग के गांव में प्रधान होते होंगे, चाहे आपके पार्षद, चाहे वार्ड, नगर पालिका, ऐसे चुने जाते हैं लोग ना, ये सारे लोग 5-5 वर्ष के होते हैं। ठीक है, तो जो होता है ना 5 वर्ष के लिए ये जनता द्वारा चुने जाते हैं। अगर विशेष परिस्थिति में सरकार गिर जाए या उसे भंग कर दिया जाए तो लोकसभा का कार्यकाल पहले भी समाप्त, मतलब अगर 5 साल का है, अगर आप लोग का मान लीजिए किसी कारणवश अगर हट रहा है, चाहे गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, तो वो जनता के द्वारा हटाई जा सकती है। ठीक है, देखिए जनता में बहुत पावर होता है। अभी आप लोग मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, जो लोग भी सीट, जिनको भी सीट मिला है ना, अगर जनता चाहे तो उन्हें हटा सकती है। जनता के हाथ, इसीलिए लोकतांत्रिक है हमारा जो भारतीय संविधान है ना, लोकतांत्रिक है। मतलब समाज का सबसे बहुत बड़ा योगदान माना जाता है भारतीय संविधान में। ठीक है, चलिए आपके 2021 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, कार्यकाल मतलब पहले भी समाप्त किया जा सकता है अगर उसे सरकार द्वारा किसी परिस्थिति द्वारा भंग कर दिया जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू करा था, तो महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को शुरू किया था। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए नमक कर के खिलाफ था। गांधी जी ने दांडी यात्रा करी थी, जिसमें उन्होंने नमक बनाने की अनुमति के बिना समुद्र से नमक एकत्र किया। और ये आपके 2020 का क्वेश्चन है, जब गांधी जी ने आपके 12 मार्च से 1930 को शुरू किया था यह आंदोलन। और ये शुरू कहाँ से हुआ था, अगर आप लोगों से पूछे तो साबरमती से शुरू हुआ था। ये साबरमती से शुरू हुआ था 6 अप्रैल से। ठीक है, 6 अप्रैल को ये 1930 को ख़त्म होता है। टोटली 25 दिन का ये सत्याग्रह था। ठीक है, मेरा फ़ोन थोड़ा सा छोटा है, इसके वजह से लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है। आप लोग देखिए वैसे ही समझ लीजिए। 12 मार्च आपको 1930 को शुरू हुआ था। इसमें कितने सदस्य थे, तो 78 आपके सदस्य थे। और कितने दिन तक चला था, तो आपके 25 दिन तक चला था। और 6 अप्रैल 1930 को ये ख़त्म होता है। ठीक है, अगर आप लोगों से पूछे तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। नमक सत्याग्रह अगर आप लोगों से पूछे कब शुरू हुआ था, तो 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। ख़त्म कब होता है, तो 6 अप्रैल। और कहाँ ख़त्म होता है ये भी अगर आप लोगों से पूछे तो दांडी तक ये चला था। ठीक है, साबरमती से दांडी तक, दांडी आपके साबरमती से आप लोग के दांडी तक ये चला था। 78 इसमें सत्यार्थी थे। और आप लोगों से अगर पूछे कि कब ये ख़त्म होता है, तो 6 अप्रैल को। इसमें टोटली कितने दिन लगे थे, तो 25 डेज़ लगे थे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ नमक सत्याग्रह के बारे में। और ये आपके 2020 का क्वेश्चन है, इसीलिए बोल रहे हैं पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग देखते चलिए, ताकि आप लोग को कहीं कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में पहली रेल यात्रा कब चली थी, तो भारतीय उपमहाद्वीप में पहली रेल यात्रा जो थी 16 अप्रैल 1853 को हुई थी, जो मुंबई और ठाणे के बीच में थी। इस यात्रा में 14 कोच और आपके 400 यात्री थे। 2018 में ये क्वेश्चन बन करके आया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में पहली रेल यात्रा कब चली थी, तो 16 अप्रैल 1853 को। और उस समय आपके अगर पूछे गवर्नर जनरल आप लोग के कौन थे, तो आपके लॉर्ड डलहौजी थे। ठीक है, अगर पूछे लॉर्ड डलहौजी थे। और आप लोग का उपमहाद्वीप आपके जो रेल पहली यात्रा चली थी आप लोग के 1853 में 16 अप्रैल को मुंबई से ठाणे तक। ठीक है, इस यात्रा में 14 कोच थे, आपके 400 आपके यात्री थे। 2018 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो भारतीय संविधान का सभा का गठन जो था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसका कार्य भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करना था। भारतीय संविधान में 389 सदस्य थे, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं से बने थे।
चलिए ये 2020 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को पिछले जो अभी सेशन लिए थे आप लोगों के लिए उसमें प्रोवाइड करा चुकी हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई थी। तो पूर्ण स्वराज की घोषणा 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। महात्मा गांधी ने इस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था। 2022 का क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पूर्ण स्वराज की घोषणा कब करी गई थी, तो 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में करी गई थी। ये महात्मा गांधी इस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाने का आह्वान करते हैं। अगर आप लोगों से क्वेश्चन बन करके आए तो क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। 2022 में ये पूछा गया था। भारत में सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कौन सा कानून बनाया गया था, तो सती प्रथा को समाप्त करने के लिए 1829 में सती प्रथा निषेध अधिनियम बनाया गया। इसे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लागू किया था। इस कानून ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया और इसके खिलाफ सख्त दंड का प्रावधान किया। 2021 में क्वेश्चन आया था कि सती प्रथा आपके समाप्त करने के लिए 1829 में सती प्रथा प्रथम निषेध अधिनियम बनाया गया। इसे किसने चालू किया था, तो आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस कानून ने आपके सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया और इसके खिलाफ जो है सख्त दंड का प्रावधान करा था। 2021 का क्वेश्चन है। आप लोगों से पूछ दे कि सती प्रथा को हटाने का सबसे ज़्यादा मतलब जोर किसने दिया था, तो आप लोग क्या बताएंगे। तो अगर उस समय आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक को सबसे ज़्यादा प्रोत्साहित किसने किया, तो राजा राम मोहन राय, वही सबसे ज़्यादा इसके खिलाफ थे। किसके, तो आपकी सती प्रथा के राजा राम मोहन राय। ये क्वेश्चन बन करके आता है, 1 नंबर में आ सकता है, 2 नंबर में आ सकता है, लेकिन आएगा ज़रूर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख नेता कौन था। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख नेता आपके महात्मा गांधी जी थे। महात्मा गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों पर आधारित किया। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ कई बड़े आंदोलनों की अगुवाई करी, जैसे कि असहमति आंदोलन, आपके नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, नमक सत्याग्रह, साल्ट मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन, आपके क्वाइट इंडिया मूवमेंट। गांधी जी के नेतृत्व भारतीय समाज में एकता और स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक बनना। 2021 में ये भी क्वेश्चन बन करके आया। अगर आप लोगों से पूछे तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप लोग से पूछे कि मतलब स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता कौन थे, तो आप लोग क्या बताएंगे, महात्मा गांधी जी थे। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर, भारत में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था। तो अभी आप लोगों ने पीछे भी पढ़ के आया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1885 को हुआ था। इसकी अध्यक्षता आपकी वोमेन चंद्र बनर्जी जो थी ने करी थी। इस अधिवेशन में भारतीयों की राजनीतिक एकता को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य से संगठन की स्थापना की गई थी। और कहाँ हुआ था, तो आप लोग बोलेंगे पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन देखिए अभी दो बार आए, 2019 में, 2018 में, अभी ये क्वेश्चन पूछ करके आया। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि लॉर्ड कर्जन के समय में भारत में कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं घटी थी। तो लॉर्ड कर्जन जो था ना 1899 और आपके 1905 में भारत में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं। इसके वजह से जो आपका बंगाल विभाजन होता है ना, बंगाल विभाजन का मुख्य कारण आपके लॉर्ड कर्जन ही थे। ठीक है, लॉर्ड कर्जन तो थे 1905 में बंगाल को धार्मिक के आधार पर विभाजित किया, जिससे हिंदू मुस्लिम के बीच विभाजन की भावना बढ़ी। और यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लैंड में भारतीय विरोधी आंदोलन भी आपके लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ। कर्जन के कार्यकाल के दौरान भारतीयों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। शिव मंदिर आंदोलन जो था कर्जन के तहत भारतीय संस्कृति और धर्म के खिलाफ कई दमनकारी कदम उठाए गए, जिनका भारतीय समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। ये आपके 2020 का क्वेश्चन। अगर आप लोगों से पूछे कि बंगाल विभाजन, तो आपके लॉर्ड कर्जन, शिव मंदिर आंदोलन आपके लॉर्ड कर्जन, इंग्लैंड में भारतीय विरोधी आंदोलन आपके लॉर्ड कर्जन। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की प्रमुख भूमिका क्या है। तो महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों को प्रमुख रूप से लागू किया। उन्होंने भारतीयों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ बिना हिंसा के विरोध करने का तरीका सिखाया। उनके नेतृत्व में कई आंदोलन जैसे कि असहमति आंदोलन, नमक सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण हिस्सा बने। गांधी जी का सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने भारतीय साम्राज्य को एकजुट करा और उनको विश्वास दिलाया कि स्वतंत्रता
सिर्फ संघर्ष के से प्राप्त करी जा सकती है, लेकिन अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलते हुए। 2020 में ये क्वेश्चन है आया हुआ है। अगर आप लोगों से पूछे तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में सिखों के गुरु कौन थे। तो भारत में सिखों के गुरु पहले आपके गुरु नानक थे, जिनकी स्थापना हुआ था 1469 ईस्वी में। गुरु नानक ने सिख धर्म की नींव रखी थी। ईश्वर एक है, इसका संदेश दिया। गुरु नानक ने अपने समय में सामाजिक भेदभाव और धार्मिक संप्रदायवाद के खिलाफ आवाज़ भी उठाई थी। सिख धर्म की प्रमुख शिक्षा एक ओमकार, ईश्वर एक है, जो उसकी सर्वोच्चता को दर्शाता है। ये आपके 2019 का क्वेश्चन है। चलिए, अच्छा, अगर आप लोगों से कभी पूछे कि लंगर प्रथा किस धर्म में मनाई जाती है, तो आप लोग क्या बताएंगे? आपके लंगर प्रथा जो था ना, आपके सिख धर्म में मनाया जाता था। और किसने स्टार्ट किया था लंगर प्रथा? तो आपके गुरु नानक देव जी ही स्टार्ट किए थे। इसमें क्या था, निःशुल्क भोजन जो होता था ना, इसमें मिलता है। और अभी भी ये लंगर प्रथा जो है ना, अभी भी चलता है। और ये क्वेश्चन में आप लोग क्या आता है, अगर लंगर प्रथा आप लोगों से पूछे कि किसने स्टार्ट करा था, तो आपके गुरु नानक देव ने। इसमें क्या होता है, तो निःशुल्क भोजन, ठीक है, निःशुल्क भोजन मिलता है इसमें। किसी को भी ऐसा नहीं है सिर्फ सिख धर्म को वहाँ निःशुल्क भोजन प्राप्त होता है। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर कि भारत में इंडिया गेट कहाँ स्थित है और इसका क्या महत्व है। तो इंडिया गेट जो है नई दिल्ली में स्थित है और यह भारतीय सैनिकों की श्रद्धांजलि का प्रतीक माना जाता है, जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्ध में अपनी जान दी थी। इंडिया गेट का निर्माण आपके 1931 में हुआ था। इसमें 70,000 भारतीय सैनिक के नाम अंकित हैं। यह एक राष्ट्रीय स्मारक माना जाता है, जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर यहाँ ध्वजारोहण और श्रद्धांजलि अर्पित करी जाती है। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, अगर आप लोगों से पूछे कि इंडिया गेट कब बनाया गया था, तो आपके 1931 में का इसमें कितने 70,000 भारतीय सैनिक के नाम अंकित हैं। इंडिया गेट आपके नई दिल्ली में स्थित है और आपके 26 जनवरी और आपके 15 अगस्त को यहाँ पे ध्वजारोहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि दांडी मार्च का उद्देश्य क्या था। तो दांडी मार्च, अच्छा ये क्वेश्चन हो गया क्या? नहीं, सॉरी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा है कि महात्मा गांधी के द्वारा नमक सत्याग्रह का आयोजन कहाँ हुआ था। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा कि 12 मार्च 1930 को दांडी गुजरात में हुआ था। यह सत्याग्रह ब्रिटिश शासन द्वारा लगाए गए नमक के कर के खिलाफ था। गांधी जी ने दांडी यात्रा करी थी, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश कानून के खिलाफ नमक बनाकर विरोध किया। इस आंदोलन ने भारतीय जनता को ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट किया और स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी थी। ठीक है, तो देखिए, अगर आप लोगों से पूछे ना कि 12 मार्च 1930 को ये आरंभ हुआ था, 25 सदस्य थे, 25 दिन लगे थे, आपके 78 सदस्य थे। आपके साबरमती आश्रम तक से ये दांडी यात्रा जो था आरंभ हुआ था आपके गुजरात के, और आपके 6 अप्रैल 1930 को ये समाप्त हुआ था। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ। यह आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ था और इसका उद्देश्य था कि भारत से ब्रिटिश को बाहर करना। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया और पूरे देश में विरोध और हड़तालें शुरू कर दी। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता के संग्राम के महत्वपूर्ण पड़ाव में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। अगर आप लोगों से पूछे कि भारत छोड़ो आंदोलन 1 नंबर में भी पूछता है कि कब शुरू हुआ था, तो 8 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। इसमें आपके करो या मरो का नारा आपके गांधी जी ने दिया था ब्रिटिश को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, 2021 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि राज्य किसी भी धर्म को प्रोत्साहित नहीं करता है और ना ही किसी धर्म के खिलाफ होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। मतलब ये है कि मतलब कोई भी धर्म से है, आपके मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सबको अपने धर्म का पालन करना है, किसी को कोई रोक नहीं है। ठीक है, आप हिंदू हैं तो हिंदू अपना सकते हैं। इसमें देखिए, भारत जो सरकार है इसमें रोक छेप नहीं कर सकता है। और आपके भारतीय 25 से 28 तक के धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार इसमें दिया गया है। भारत में जो है हर नागरिक को अपनी धार्मिक मान्यताओं का पालन करना है, धर्म के अनुसार अपने जीवन को जीने का अधिकार भी है। धर्मनिरपेक्षता यह सुनिश्चित करेगा कि सरकार किसी भी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण आपकी अपनाती है आपकी गवर्नमेंट। ठीक है, 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है,
भारत में पहला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? भारत में पहला विश्वविद्यालय जो था कलकत्ता विश्वविद्यालय, अब कोलकाता विश्वविद्यालय है, मतलब कलकत्ता अब कोलकाता हो गया है, इसका नया नाम जो है कोलकाता है, जिसे 1857 में स्थापित करा गया था। यह विश्वविद्यालय ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय शिक्षा प्रणाली के आधुनिक बनाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। इसके बाद बम्बई, अब जो कि अब मुंबई है, मद्रास, अब चेन्नई है, विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी। कब? तो 1857 में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था आपके 1857 में। देखिए आपकी कोलकाता विश्वविद्यालय, उसके बाद मुंबई विश्वविद्यालय, उसके बाद आपका चेन्नई जो मद्रास है, अब जो चेन्नई हो गया, ठीक है। इन तीनों विश्वविद्यालयों की स्थापना आपके 1857 में हुआ था। नेक्स्ट है 2019 का क्वेश्चन है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो है 1929 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। नेहरू ने स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश साम्राज्य में पूरी तरह से स्वतंत्रता की मांग करी थी। ये 2021 का क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन किसने शुरू किया था, तो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब? तो 1929 में। ये जो है आप लोग के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो था इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ था। नेक्स्ट है आप लोग के स्क्रीन पर दांडी मार्च, वही है अभी आप लोगों ने पढ़ लिया। वो देखिए आपके 2018, 2019 फिर 2020 में वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, ठीक है। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 1950 में पद ग्रहण किया। वह 1952 से 1962 तक रहे, राष्ट्रपति पद पर रहे। उनका कार्यकाल जो भारतीय गणराज्य की शुरुआत और संविधान की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण था। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने 1950 में पद ग्रहण करा और 1952 से 1962 तक वो राष्ट्रपति पद पर रहे थे। उनका कार्यकाल जो था भारतीय गणराज्य की शुरुआत और संविधान की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर, भारतीय संस्कृति के विकास में कौन सा ग्रंथ प्रमुख है? तो भारतीय संस्कृति के विकास में महाभारत, रामायण, वेद और उपनिषद जो है प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। ये ग्रंथ भारतीय संस्कृति, धर्म और दर्शन के मर्म को व्यक्त करते हैं। महाभारत और रामायण 2 महाकाव्य हैं जो भारतीय समाज में नैतिकता, धर्म के सिद्धांतों को प्रतिपादित करते हैं। 2019 का क्वेश्चन है, अगर आप लोगों से पूछे कि भारतीय संस्कृति के विकास के लिए कौन सा ग्रंथ प्रमुख है, तो महाभारत है, रामायण है, वेद है और उपनिषद है। चलिए, भारत की शिक्षा का अधिकार आरटीई कानून कब लागू हुआ था? तो आरटीई कानून 4 अगस्त आपके 2009 को लागू हुआ था और इस कानून का उद्देश्य जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। अभी आप लोगों ने सुना कि आपके मनमोहन सिंह जो अभी एक्सपायर हुए हैं, उन्होंने लागू किया था ये आरटीई जो है आप लोग के शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ठीक है। अभी जस्ट 2 से 3-4 दिन हो रहा है उनको एक्सपायर हुए। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना था। यह बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित करने वाले कारकों को दूर करने के लिए लागू किया गया था। 2020 में क्वेश्चन आया भी हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का क्या क्या कारण था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन जो था 1907 में हुआ। इसके प्रमुख कारण थे, क्या क्या थे? तो लोकप्रियता की कमी आ गई थी इसमें। कांग्रेस जो था 2 प्रमुख गुट बन गए थे, 2 प्रमुख मतलब दल में बट गए थे। एक नरमपंथी हो गया था, एक गरमपंथी थे। नरमपंथी जो थे ब्रिटिश सरकार से सुधारों की मांग करते थे, जबकि गरमपंथी जो थी स्वतंत्रता की त्वरित प्राप्ति चाहते थे। मतलब वो शांति से नहीं, जो गरमपंथी थी वो लोग शांति से निर्णय नहीं लेना चाहते थे। लेकिन जो आपके नरमपंथी में गांधी जी आते थे, गोखले जी आते थे, ये सारे नरमपंथी नेता थे। और लाल पाल बाल, ये सारे आप लोग के ये गरमपंथी नेता में आते हैं, ठीक है। बंगाल का विभाजन जो था ब्रिटिश सरकार द्वारा 1905 में बंगाल के विभाजन भारतीयों के बीच असंतोष बढ़ाया और कांग्रेस में एकता को तोड़ दिया। लाल पाल बाल का विचारधारा तो गरमपंथी नेताओं जैसे बाल गंगाधर तिलक थे, लालचंद पन्ने थे और बिपिन चंद्र पाल थे। ये 3 लोग जो थे ये गरमपंथी धारा में आते थे। और आपके विचार जो नरमपंथी थे, जो नरमपंथियों से इनके विचार जो थे इनके भिन्न थे। और देखिए
जो आपके इसमें दिया नहीं है, लेकिन जो नरमपंथी थे आपके गांधी जी थे, गोखले जी थे, ये सारे लोग शांति से, ये लोग चाहते थे कि मतलब शांति से ब्रिटिश सरकार जो है हम लोग को हमें राज्य करने दे। लेकिन देखिए आज के ज़माने में कहीं शांति से कुछ काम बनने वाला नहीं है। तो आपके गर्मपंथी दल और नरमपंथी दल में ये दोनों लोग दो गुट हो गया था। आपका कांग्रेस जो था ना, दो दलों में बट गया था। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य जो था, ब्रिटिश शासन के कानूनों का उल्लंघन करना। महात्मा गांधी ने 1930 में यह आंदोलन शुरू किया। इसके तहत भारतीयों ने ब्रिटिश कानूनों को पालन करने से मना किया, जिससे नमक कर और औद्योगिक कर यह आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में माना जाता है। देखिए क्वेश्चन कितनी बार कैसे कैसे पूछ रहे हैं आप लोगों से कि 2020 का ही ये क्वेश्चन है ये भी। और सविनय अवज्ञा आंदोलन आपके मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन बन करके आपके डीएलएड में आते हैं, ठीक है। आप लोग देखते चलिएगा एक एक टॉपिक। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में स्वदेशी आंदोलन का क्या महत्वपूर्ण था? स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य भारतीयों को विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने को बढ़ावा देना था। यह आंदोलन आपके 1905 में शुरू हुआ था, जब ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के विभाजन किया था। स्वदेशी आंदोलन ने भारतीयों में आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीयता की भावना को प्रोत्साहित करा था। 2019 में क्वेश्चन था, स्वदेशी आंदोलन आपके महात्मा गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान था। और इसमें जो था सूती वस्त्र जो था हमारे भारतीयों का, उसे स्वीकार करने के लिए गांधी जी कहते हैं। और गांधी जी कहते हैं ये जो अंग्रेजी शिक्षा है, जो अंग्रेजी जितने भी सामान थे उन सब का बहिष्कार करने के लिए कहते हैं। और ये स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण यही था। यह आंदोलन आपका कब शुरू होता है? तो 1905 को। भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए किसने प्रमुख कदम उठाए थे? तो भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने प्रमुख कदम उठाए। गांधी जी ने महिला शिक्षा, विधवाओं के लिए पुनर्विवाह और महिलाओं के अधिकार को बढ़ावा दिया। अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल में महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया, सती प्रथा को समाप्त करा। और सती प्रथा को समाप्त करने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक माने जाते हैं, और उस समय गवर्नर जनरल वही थे। और सबसे महत्वपूर्ण योगदान आपके राजा राम मोहन राय का था, ठीक है। और ये आपके 2020 में क्वेश्चन है। क्या बोलेंगे अगर अंबेडकर, अगर आप लोगों से पूछे कि हिंदू कोड बिल का अधिकार किसने दिया था, तो आपके भीमराव अंबेडकर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत क्या क्या है? तो आरटीई जो है राइट टू एजुकेशन अधिनियम के निम्नलिखित आपके निम्नलिखित प्रोविजंस हैं, जैसे कि देखिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष, जिसमें बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। प्रत्येक स्कूल में न्यूनतम मानक स्कूलों को शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए बुनियादी शिक्षा अच्छा, अगर आप लोगों से पूछे बुनियादी शिक्षा का सबसे पहले मतलब स्टार्टिंग किसने किया था, तो ये भी महात्मा गांधी जी ही थे, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग के आया है 1 नंबर में। बुनियादी शिक्षा जैसे कि शौचालय, लाइब्रेरी और योग्य शिक्षक प्रदान करना आवश्यक है। आरक्षण इस भी इसमें मिलता है। सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के बच्चों को शिक्षा में आरक्षण दिया गया है। और ये आपके 2021 का क्वेश्चन है। अगर आप लोगों से पूछे कि आरटीई आपके राइट टू एजुकेशन का क्या क्या निम्नलिखित कार्य क्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे? मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। प्रत्येक स्कूल में न्यूनतम मानक स्कूलों को शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए बुनियादी सुविधाएं जैसे कि शौचालय हुआ, लाइब्रेरी हुआ, योग्य शिक्षक प्रदान करना चाहिए। और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के जितने भी बच्चे हैं शिक्षा में आरक्षण देना चाहिए। 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नमक आंदोलन का क्या महत्व था? देखिए यही क्वेश्चन आपके कई बार पूछ रहा है। चलिए हटाइए इसको। नमक सत्याग्रह को किसने कब शुरू किया था, तो ये भी आप लोगों को पता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देखिए वर्धा आयोजन भी आप लोग के डीएलएड में पूछा हुआ, 1 नंबर में भी है, 2 नंबर में भी है। वर्धा योजना आपकी महात्मा गांधी शुरू करते हैं 1937 में। इस योजना का उद्देश्य था कि भारतीय बच्चों को मूल शिक्षा देना, विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए। इस योजना में हिंदी को शिक्षा की भाषा बनाने का प्रस्ताव था, ताकि सभी भारतीय भाषाओं के बच्चों को एक भाषा में शिक्षा प्राप्त करी जा सके। क्योंकि जो ब्रिटिश आ गए थे ना, वो लोग चाहते थे कि हम लोग अंग्रेजी को ही महत्व दें, लेकिन जो महात्मा गांधी जी थे इन्होंने हिंदी को शिक्षा की भाषा बनाने का प्रस्ताव दिया था। वर्धा
योजना आपकी महात्मा गांधी जी ने शुरू की थी, कब? 1937 में। इस योजना का यही उद्देश्य था कि बच्चों को मूल शिक्षा देना, ठीक है। आपके 2021 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में राज्य शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में हुआ था? तो भारतीय संविधान में राज्य शब्द का प्रयोग संविधान के अनुच्छेद 1 में हुआ है। इसका उद्देश्य है भारत को एक संघात्मक राज्य के रूप में स्थापित करना, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का वितरण था। राज्य भारतीय संघ का हिस्सा होते हैं, प्रत्येक राज्य की अपनी सरकार होती है। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा है, अगर भारतीय संविधान में पूछे कि राज्य शब्द का प्रयोग संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 1 में है, ठीक है। इसका उद्देश्य है भारत को एक संघात्मक राज्य के रूप में स्थापित करना, जिसमें केंद्र राज्य सरकार के बीच शक्तियों का वितरण है। राज्य भारतीय संघ का हिस्सा होते हैं, प्रत्येक राज्य को अपनी सरकार होती है, जैसे यूपी हुआ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, ऐसे सबके मतलब अपनी अपनी सरकार होती है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में समाजवाद का अर्थ क्या है? भारतीय संविधान में समाजवाद का अर्थ है कि सरकार के पास सामाजिक और आर्थिक समानता को सुनिश्चित करने के लिए अधिकार होना चाहिए। समाजवाद का मतलब होता है सभी नागरिकों के लिए समान अवसर और धन समान वितरण। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति गरीबी से, शोषण से या असमानता का शिकार नहीं होना चाहिए। समाजवाद का अर्थ ही होता है। चलिए नेक्स्ट है, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य किसी भी धर्म को प्रोत्साहित नहीं करता है। राज्य जो है, अभी आप लोगों ने पढ़ चुका है ये, कि राज्य जो है किसी भी धर्म को प्रोत्साहित नहीं करेगा, ना तो उनके धर्म के बीच में आएगा, ना हस्तक्षेप करेगा, ठीक है। सबको अपने धर्म को मानने का, धर्म के अनुसार चलने का अधिकार है। इसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता को सुनिश्चित किया है, जिसमें नागरिकों को अपने अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता मिली हुई है। सॉरी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान चंपारण सत्याग्रह का क्या महत्व था? चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी द्वारा बिहार के चंपारण में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य था जो नील खेती होता था के खिलाफ ब्रिटिश सरकार द्वारा की जा रही शोषण की नीतियों के खिलाफ संघर्ष करना था। गांधी जी ने इस आंदोलन के जरिए किसान के अधिकारों की रक्षा करी थी। जो आप लोग का नील विद्रोह होता था, हुआ क्यों था? इसलिए कि जो किसान लोग तो ब्रिटिश को दे दिए थे कि नील खेती करने के लिए, लेकिन जो नील की खेती होती थी ना, उससे जो उन लोग की ज़मीन होती थी ना, वो बंजर हो जाती थी। इसलिए इन लोगों को बहुत भारी इन लोगों को नुकसान सहना पड़ा था। इसके वजह से ये नील जिन लोगों के खेत थे, जितने भी लोग इसके लिए विद्रोह कर रहे थे, उसमें महत्वपूर्ण योगदान आपके महात्मा गांधी जी ने ही निभाया था। और कब शुरू हुआ था आपके नील विद्रोह? तो 1917 ईस्वी को, ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा बिहार के चंपारण में नील विद्रोह, जो नील खेती होता था, उसका विद्रोह आपके 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा हुआ था। गांधी जी ने इस आंदोलन के जरिए किसानों के अधिकारों की रक्षा करी थी। 2020 में क्वेश्चन बनकर के आया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के योगदान क्या थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के महत्वपूर्ण योगदान रहे हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता और भारत के पहले प्रधानमंत्री आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। इन्होंने क्या क्या करी थी? तो आधुनिक भारत की नींव रखी। नेहरू जी ने स्वतंत्रता के बाद भारत की एक आधुनिक और प्रौद्योगिकी राष्ट्र बनाने की दिशा में कदम उठाए थे। शिक्षा में सुधार, उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में सुधार किए। नेहरू विश्वविद्यालय और IIT की स्थापना करी। गांधी जी के साथ स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। 2021 में ये क्वेश्चन बनकर के आया था। भारतीय संविधान में अधिकार और कर्तव्य का क्या अर्थ है? तो भारतीय संविधान में अधिकार और कर्तव्य के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जो आपके भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से 35 तक आप लोग के मौलिक अधिकार में है, जो उन्हें राज्य से प्राप्त होते हैं, जैसे कि मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता, समानता और धर्म की स्वतंत्रता। कर्तव्य, नागरिकों के कुछ कर्तव्य भी संविधान में दिए गए हैं, जैसे समाज की सेवा करना, संविधान का पालन करना और देश की सुरक्षा के लिए काम करना। ये 2020 का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य था भारतीयों के हितों की रक्षा करना और ब्रिटिश शासनों के खिलाफ आवाज़ उठाना था। 1885 में इसकी स्थापना के बाद कांग्रेस ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और
भारतीयों को अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संगठित किया? 2021 में क्वेश्चन बनकर के आया है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि आप सबको क्लास बढ़िया लगा होगा। और हाँ, अगर आप लोग को सच में ये क्लास बढ़िया लगा होगा ना, तो आप लोग प्लीज़ एक प्यारे से कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप लोग मोटिवेशन के लिए ज़रूर करिएगा। मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे।